प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SVP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है उपकल्पना का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं, उपकल्पना के बारे में बात करते हैं, हम इसका अर्थ जानने की बात करते हैं, तो इसका सामान्य जो अर्थ है वो है उपकल्पना को सामान्यतः एक कार्यकारी तर्क वाक्य या काम चलाऊ सामान्यीकरण माना जाता है। कार्यकारी तर्क वाक्य या काम चलाऊ सामान्यीकरण, ये ऐसा सामान्यीकरण है जो तात्कालिक आधार पर निर्मित हुआ है। ये ऐसा तर्क वाक्य है जो कार्यकारी आधार पर निर्मित हुआ है। इस तर्क वाक्य अथवा सामान्यीकरण की अनुसंधान के दौरान परीक्षा की जाती है। यानी अभी इस तर्क वाक्य की कोई परीक्षा नहीं हुई है। हमारा जो प्रस्तावित अनुसंधान है उसमें हम इसकी परीक्षा करेंगे। हो सकता है उस परीक्षा के दौरान ये हमारी उपकल्पना जो काम चलाऊ सामान्यीकरण के रूप में है, ये सत्य भी हो सकती है या असत्य भी हो सकती है। यदि हम शाब्दिक अर्थ में बात करें तो उपकल्पना का अर्थ है पूर्व चिंतन, अर्थात पहले से कोई सोचा गया विचार, पहले से किया गया कोई चिंतन, किसी भी समस्या के संदर्भ में तात्कालिक रूप से कार्यकारी रूप से पूर्व में किया गया चिंतन या कोई जो विचार है वही उपकल्पना कहलाती है। ये इसका सामान्य अर्थ है। अब हम बात करें उपकल्पना की परिभाषाओं के बारे में, तो गुड्डे और हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में उपकल्पना को परिभाषित किया और परिभाषित करते हुए कहते हैं कि उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है, अर्थात उपकल्पना आगे की ओर देखती है, वर्तमान को नहीं भविष्य को देखती है। ये एक तर्कपूर्ण वाक्य, तर्कपूर्ण तर्क के आधार पर निर्मित एक वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। अर्थात तर्क के आधार पर एक निर्मित वाक्य जो भविष्य की ओर देखता है, जिसकी अभी सत्यापन नहीं हुआ है, ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इस प्रकार से गुड्डे और हार्ट इसे एक तार्किक वाक्य कहा है जो भविष्य की ओर देखता है और इसका सत्यापन होना बाकी। दूसरी परिभाषा जॉर्ज लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में दी और वो परिभाषा देते हुए कहते हैं कि उपकल्पना एक सामयिक या काम चलाऊ सामान्यीकरण है अथवा निष्कर्ष है। यानी सामयिक रूप से निर्मित एक कोई निष्कर्ष है या कोई वाक्य है या कोई सामान्यीकरण है जिसका सत्यापन अभी शेष है। ये अपने बिल्कुल प्रारंभिक चरणों में उपकल्पना कोई मनगढ़ंत अनुमान, कल्पनापूर्ण विचार अथवा सहज ज्ञान इत्यादि कुछ हो सकता है जो क्रिया अनुसंधान ज्ञान का आधार बनता है। इस प्रकार से लुंडबर्ग कहते हैं कि उपकल्पना एक सामान्य विचार है, काम चलाऊ सामान्यीकरण, इसकी परीक्षा शेष है, लेकिन ये हमारा भावी जो अनुसंधान है उसका आधार सिद्ध होगा। इसी प्रकार E.S. बोगार्डर्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में उपकल्पना की परिभाषा देते हुए कहा कि उपकल्पना परीक्षित किया जाने वाला तर्क वाक्य एक उपकल्पना है। परीक्षित अर्थात एक ऐसा तर्क वाक्य है जिसकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, उसकी जांच नहीं हुई है, उसकी सत्यता अभी बाकी। इसी प्रकार P.V. यंग इस संबंध में लिखती हैं कि एक कार्यवाहक उपकल्पना एक कार्यवाहक केंद्रीय विचार है जो उपयोगी अध्ययन का आधार बन जाता है। यंग कहती हैं कि उपकल्पना क्या है, एक कार्यवाहक केंद्रीय विचार है जो हमारे भविष्य का जो अध्ययन है उस अध्ययन का आधार बनता है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित किया। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि उपकल्पना एक ऐसा कार्यकारी तर्क वाक्य, पूर्व विचार,
कल्पनात्मक आधार या कोई पूर्वानुमान होता है जिसे अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर पहले निर्मित कर लेता है एवं अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता उपकल्पना की वैधता की परीक्षा करता है। यानी कि अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान की प्रकृति के अनुसार कोई तार्किक तर्क वाक्य तय कर लेता है और अनुसंधान में उसकी परीक्षा करता है। यह उपकल्पना सत्य या असत्य भी हो सकती है, नल हाइपोथेसिस भी हो सकती है। यदि अनुसंधान में संकलित एवं विश्लेषित किए गए तथ्यों के आधार पर उपकल्पना प्रमाणित हो जाती है एवं इसी प्रकार की उपकल्पनाएं अनेक बार अनेक स्थानों पर अर्थात समग्र एवं काल से परे प्रमाणित हो जाती हैं, तो धीरे धीरे एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित और प्रतिस्थापित हो जाती हैं। अर्थात ऐसी उपकल्पनाएं समय और काल से परे जाकर प्रमाणित हो जाती हैं, तो ऐसी उपकल्पनाएं धीरे धीरे सिद्धांत का रूप ले लेती हैं। ये थी उपकल्पना की अर्थ और परिभाषाएं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बात कर चुके हैं, तो आइए अब हम जानते हैं उपकल्पना की विशेषताएं क्या होती हैं। चार्टिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कई विशेषताएं होती हैं। अब हम इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं इस पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों ही प्रकार के विज्ञानों में सामान्यतः अनुसंधानकर्ता अपना वैज्ञानिक अध्ययन किसी न किसी उपकल्पना के आधार पर ही प्रारंभ करता है। अर्थात चाहे विज्ञान वो प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, दोनों में जो अध्ययन की वैज्ञानिक प्रकृति है वो उपकल्पना से ही शुरू होती है। गुड्डे और हार्ट ने अपनी कृति मेथड्स इन सोशल रिसर्च में इसी बात को आधार मानते उपकल्पना की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी मेथड्स इन सोशल रिसर्च में गुड्डे कहते हैं कि चाहे कोई भी विज्ञान हो, प्राकृतिक हो या सामाजिक हो, उनका वैज्ञानिक आधार तभी प्राप्त होता है जब वो उपकल्पना के सहारे कार्य करते हैं। पहली विशेषता बताते हैं स्पष्टता। उनका कहना है कि कैसी भी उपकल्पना हो स्पष्ट होनी चाहिए। किस अध्ययन पर केंद्रित होगी तो इस संबंध में उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी है अनुभव सिद्ध। जो उपकल्पना निर्मित की गई है, अनुसंधानकर्ता द्वारा जो तार्किक वाक्य तैयार किया गया है, वो बिल्कुल अनुभव सिद्ध होनी चाहिए। तीसरे विशिष्टता। अध्ययन की प्रकृति के अनुसार उपकल्पना या कार्यकारी तर्क वाक्य तैयार किया जाता है, वो अपने आप में विशिष्ट होता है। उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। उस अनुसंधान के लिए जो उपलब्ध प्रविधि हैं, उपकल्पना का संबंध उन प्रविधियों से होना चाहिए। यदि उपकल्पना का संबंध उन प्रविधियों से नहीं हुआ तो उपकल्पना अध्ययन को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं होगी। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अनुसंधान की प्रकृति के अनुसार ही उपकल्पना निर्मित करे। 5वीं विशेषता है सिद्धांतों से संबंधित। जो उपकल्पना हम अध्ययन विषय से तय कर रहे हैं, अध्ययन की प्रकृति के आधार पर तय करें, उस विषय के संबंध में जो उपलब्ध सिद्धांत हैं या पूर्व स्थापित जो सिद्धांत हैं, उपकल्पना उनसे संबंधित ही होनी चाहिए। इस प्रकार से गुड्डे और हार्ट ने इसकी 5 विशेषताएं बताई। इसकी और भी कुछ विशेषताएं हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। सामान्यतः उपकल्पनाएं सरल होनी चाहिए, विषय के अनुरूप होनी चाहिए और अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन समस्या से भली भांति रूप से परिचित होना चाहिए तथा अध्ययन वैज्ञानिक प्रकृति वाला होना चाहिए, तो वह सुगमता से उपकल्पना का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार और विशेषता है उपकल्पना अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन करने वाली होनी चाहिए, अन्यथा अनुसंधानकर्ता जिन तथ्यों का एकत्रीकरण करेगा उनमें से अधिकांश अनुपयोगी होंगे। अर्थात जो उपकल्पना है वो हमारे भावी अध्ययन का मार्गदर्शन करने वाली होनी चाहिए। उपकल्पना में अवधारणात्मक स्पष्टीकरण होना चाहिए। शब्द और अवधारणाएं परस्पर भ्रमित नहीं होनी चाहिए, उनमें स्पष्टीकरण होना चाहिए। विशिष्ट होनी चाहिए, अभी हम बात कर रहे थे। उपकल्पनाओं में ऐसे पूर्व विचार और अवधारणाएं होती हैं जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जाती है एवं उसमें किसी प्रकार की आदर्शात्मकता नहीं होनी चाहिए। अर्थात उपकल्पना यथार्थ तथ्यों पर निर्मित होनी चाहिए और आदर्शात्मक नहीं होनी चाहिए।
उपकल्पना उपलब्ध पद्धतियों के अनुरूप हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो उपकल्पना व्यवहारिक बन जाएंगी। इसी प्रकार अगली विशेषता है उपकल्पना पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रहों, मूल्यों आदि से का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उपकल्पना जब पूर्व निर्मित सिद्धांतों से संबंधित होती है तो निरंतर अध्ययन के आधार पर बनी रहती है। नई एवं अलग अलग तरह की उपकल्पनाएं वैज्ञानिकता के लिए कम सफल होती हैं, अर्थात पूर्व सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। इसी प्रकार एक और विशेषता है उपकल्पना प्रस्तुत अध्ययन समस्या का पर्याप्त उत्तर होनी चाहिए, अर्थात जो अध्ययन समस्या अनुसंधानकर्ता के सामने है उसका पर्याप्त उत्तर हमें उपकल्पना के द्वारा मिलना चाहिए। इस प्रकार से गुड्डे और हार्ट ने जो 5 विशेषताएं बताई, उसके अतिरिक्त भी उपकल्पना की कुछ और विशेषताएं हैं जो उपकल्पना में शामिल हैं। तो एक अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वो इस प्रकार की जो उपकल्पना है वो निर्मित करे, ताकि उसका जो भावी अध्ययन है उस भावी अध्ययन का आधार काम कर सके, उस भावी अध्ययन को मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और उस उपकल्पना के आधार पर हम हमारा जो भावी अध्ययन है उसमें सफलता प्राप्त कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने उपकल्पना के अर्थ और परिभाषा और विशेषताओं के बारे में चर्चा की। निश्चित रूप से आप इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद।